हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्रादय मैराथन क्लासेस में। तो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। जी हाँ, ये पार्ट 2 है। राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने MCQ, रिक्तस्थान और लघुत्मक प्रश्नों के ऊपर बात की थी। इस क्लास के अंदर हम जो बचे हुए लघुत्मक प्रश्न हैं उन पर और निबंधात्मक प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। MGSU बीकानेर सेमेस्टर 4 राजनीति विज्ञान भारतीय संविधान मैराथन क्लास पार्ट 2। राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 पाठ्यक्रम जो कि हम सुबह की वाली क्लास में देख चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम बाकी बचे हुए लघुत्मक प्रश्नों को करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने यूनिट 1, 2, 3 तीन इकाइयों के लघुत्मक प्रश्न कर चुके हैं। अब लघुत्मक प्रश्न बचे हैं इकाई 4 और 5 के, उन्हें भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम निबंधात्मक प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के प्रमुख कार्य क्या हैं? चुनाव व पद सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? सदस्यों द्वारा चुना जाता है। त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दिया जाता है। जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को दिया जाता है। संसदीय संचालन, चर्चा का समय निर्धारण, कार्यक्रम तय करना। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद का संचालन करते हैं, चर्चा का समय निर्धारित करते हैं और कार्यक्रम को तय करते हैं कि वो कब होगा कब नहीं होगा, वो कौन से प्रश्न स्वीकार किए जाएंगे कौन से अस्वीकार, उसे भी वही तय करते हैं। समिति व्यवस्था करते हैं, संवैधानिक पत्राचार करते हैं और अनुशासन व आदेश बनाए रखते हैं। देखिए, स्पीकर उस शिक्षक की तरह है जो क्लास का समय, प्रश्न, विन्यास और अनुशासन संभालता है। जब कोई शोर करता है या अनुशासन बिगाड़ता है तो स्पीकर ही उसे काबू में लाते हैं। वे संसद का मुखिया होते हैं और निष्पक्षता रूप से अपना कार्य करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संचालन के मुख्य अधिकारी हैं। वे नियम, अनुशासन और संसदीय कार्य व्यवस्था के संरक्षक होते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रीय महत्व का विशेष विषय घोषित करना। देखिए, विषय घोषित करते हैं कि क्या राज्य सूची होंगी, उसमें क्या इस बार जो राज्य है किन विषयों पर कार्य करेगा, किन कार्यों को प्रमुख रखेगा। और अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस जो है उनकी इकाइयों को निर्धारित करते हैं। उसमें प्रस्ताव रखते हैं कि क्या कार्य किए जाने हैं। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव प्रारंभ कर सकती है राज्यसभा। और स्थायी सदन में लोकसभा के विघटन के बावजूद जारी कार्यशीलता भी बनाए रख सकती है। देखिए, इसमें यह है कि राज्यसभा को कभी कभी मंथन घर कहा जा सकता है। यहाँ दीर्घकालिक और राष्ट्रीय हितों पर फैसला होता है। मानो जब लोकसभा छुट्टी पर हो तब भी देश को कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, तब ये कार्य राज्यसभा संभाल लेती है। यह उसे विशेष बनाता है। तो देखिए, ये होता है कि लोकसभा के जो विशेष कार्य हैं उनके भी कार्य वो कर लेती हैं और ये एक तरह से समझिए आप सेकंड सभा है। ओके, और ये कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका भी निभाती है। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो जाए, निरस्त हो जाए, तब कौन कार्य करेगा, देश का संचालन कौन करेगा? तब राज्यसभा उसको संभाल लेती है। संसद में विधि निर्माण, जो लॉ मेकिंग की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तुति होती है, फर्स्ट रीडिंग होता है। पहले विधेयक को पढ़ा जाता है, गजट प्रकाशन किया जाता है। द्वितीय वाचन यानी सेकेंड रीडिंग दोबारा पढ़ा जाता है। दोबारा कैसे पढ़ा जाता है? सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है, तर्क किए जाते हैं कि भाई क्यों लाया जा रहा है। फिर समिति में भेजने का विकल्प होता है। आप समिति में भेजिए इसे, वहाँ पे आपकी जांच होगी। सूक्ष्म अध्ययन होता है, संशोधन की सिफारिशें होती है। फिर प्रतिवेदन स्तर आता है। प्रतिवेदन स्तर में क्या होता है? इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकलती है कि भाई हमने जो जांच की उस जांच के अनुसार ये रिपोर्ट निकाली हमने कि ये जो नियम है, विधेयक है, ये पास होने की क्या ज़रूरत है और क्या होगा इससे।
फिर तृतीय वाचन, थर्ड वाचन होता है, जो कि अंतिम बहस या मतदान के तहत होती है कि मान लीजिए कि अब कौन इसकी वोटिंग करेगा, वोटिंग के अनुसार इस विधेयक को लागू किया जाएगा या नहीं, ये अंतिम वाचन के तहत होता है। दूसरे सदन में समान प्रक्रिया होती है, फिर इस सदन से निकलने के बाद दूसरे सदन में भी इसे लेके जाया जाता है, वहाँ पर भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया होती है, और जब मंजूरी मिल जाती है तो इस पर कानून बनाया जाता है। तो देखिए, कानून बनाना ऐसे ही जैसे किसी कहानी को किताब में बदलना हो। पहले उसका मसौदा लाते हैं, फिर सब मिलकर पढ़ते हैं, विशेषज्ञों की टीम उसे जांचती है, सुझाव आते हैं, फिर अंतिम पाठन होता है और आखिर में प्रधान को अनुमति मिलती है। यही वजह से कानून बनने में समय लगता है, ताकि वह जनता के हित में सही हो और सुदृढ़ बने। ठीक है। प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, वो उनके बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। फिर जो अपने नीति घोषणा है वो वही करते हैं, बजट का प्रकाशन भी वही करते हैं। बजट को जो भूमिका होती है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री जी। संसद के सामने जवाबदेही होते हैं। कोई भी अगर सरकार की तरफ से गलती होगी या फिर सरकार की तरफ से कोई अच्छा कार्य होगा तो उसके लिए जवाबदेही कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। दलात्मक नियंत्रण, भाई दलों के ऊपर जो नियंत्रण है वो भी उन्हीं का ही होगा कि वे जो बाकी दल हैं उनको भी किस तरीके से अनुशासन में रखना है, उनकी प्रति जो विधि है, कानून है, उनको कैसे संशोधित करना है, संशोधन का प्रभाव रखना है, वो भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और ये हो कहाँ रहा है? लोकसभा में हो रहा है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता और सरकार का वास्तविक कार्यकारी मुखिया होता है। अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री को हटाया भी जा सकता है। वर्तमान समय में राज्यपाल का पद विवादास्पद क्यों बन गया है? देखिए, इसके ऊपर ये बात ये ऐसी है कि भाई जो राज्यपाल है वो केंद्र के थ्रू लगता है, और लग कहाँ रहा है? राज्य के अंदर लग रहा है। तो एक तरह से सीक्रेट एजेंट बोल सकते हैं हम उसको, है ना। देखिए, बोल नहीं सकते, बट एक अगर आप मीनिंग देना चाहें तो आप इसे दे सकते हो व्यंग्य के तौर पर कि सीक्रेट एजेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। वो भी कहाँ पे? स्टेट में। स्टेट में कहीं किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो वो एक सीक्रेट एजेंट वाला ही काम हुआ ना। तो केंद्र प्रतिनिधि भूमिका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, आते हैं केंद्र के प्रभाव के साथ। मुख्यमंत्री चुनता है, विधानसभा का भंग कर सकते हैं और विधेयक रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई राज्यसभा जिसमें मुख्यमंत्री कोई विधेयक पास कराने जा रहा है, वहाँ पे राज्यपाल इस विधेयक को रोक सकता है। कुछ मामलों में पक्षपातपूर्ण आचरण होता है। देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग होंगी तो पक्षपात तो होगा ही, और परंपरा के विपरीत सरकार बुलाना यानी ठुकराना वो भी होता है। राज्यपालों पर राजनीतिक और सामाजिक विरोध, यही है जो विवादास्पद का कारण बना। आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? देखिए, परिभाषा व आकार मंत्रिपरिषद बड़ा है, और बड़ा कैसे है? उसमें कैबिनेट है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है। बट मंत्रिमंडल छोटा है। क्यों? क्योंकि उसमें कैबिनेट प्रमुख है और स्वतंत्र राज्य मंत्री है। इसमें अंतर देखिएगा, एक जगह पे राज्य मंत्री है और एक जगह पे स्वतंत्र राज्य मंत्री है। संवैधानिक स्थिति, मंत्रिपरिषद शब्द में संविधान में है, ठीक है, और मंत्रिमंडल व्यवहारिक कैबिनेट केंद्रित है। तो देखिए, संविधान में बताया गया कि मंत्रिपरिषद होना अनिवार्य है, परंतु मंत्रिमंडल को बनाया गया, संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं कि मंत्रिमंडल होना जरूरी है, उसे बनाया गया बाद में। कार्यात्मक भेद क्या है? मंत्रिपरिषद समग्र कार्यपालिका सैद्धांतिक समूह है, यानी सारी कार्यपालिका संभालता कौन है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल क्या करता है? वो उस कार्य का क्रियान्वयन करता है, उसका केंद्र है, उसको कार्य को करता है। संभाल कौन रहा है? मंत्रिपरिषद। कर कौन रहा है? मंत्रिमंडल। बैठकें व प्रभाव, मंत्रिमंडल नियमित रूप से सक्रिय होता है, संपूर्ण परिषद की बैठक विरल होती है। देखो, इसको हम थोड़ा सा अलग वे में समझें तो स्कूल में सभी स्टाफ एक परिषद है,
मंत्रिपरिषद। पर असल में रोज स्कूल चलाने वाले टीचर्स की एक छोटी टीम होती है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट होती है, जो दिन प्रतिदिन के फैसले लेती है। दोनों का रोल अलग अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं। क्या समझे आप? जैसे एक पूरी ग्रुप है टीचर्स की, बट सारे टीचर्स क्या कहलाए? मंत्रिपरिषद। बस उस सारे टीचर्स में कुछ 5-6 ऐसे टीचर्स हैं जो असल में सारा काम कर रहे हैं, डेली के निर्णय ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाए? मंत्रिमंडल। आई बात समझ में? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य को समझते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा लगता है, ठीक है, और सामान्यतः विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, नियुक्ति करते हैं। भाई राज्यपाल द्वारा नहीं लगता है, राज्यपाल को लगाते हैं। मुख्यमंत्री किसको सिलेक्ट करते हैं? राज्यपाल को सिलेक्ट करते हैं। और विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रमुख शक्तियां होती हैं उनके पास, जैसे कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व और गठन, विभागों का समन्वय करना। भाई किसको कौन सा विभाग मिलेगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, वो ये संभालते हैं मुख्यमंत्री जी। और विधायी व प्रशासनिक निर्णय होता है, मंत्री हटाना या फिर उसको शामिल करना, ये ही सेलेक्ट करते हैं। विधानसभा में बहुमत बनाए रखना भी इन्हीं का काम है। सलाहकार व राज्यपाल से संवाद कर सकते हैं ये। देखिए, एक तरह से हम कहें तो मुख्यमंत्री हमारे क्लास के कैप्टन के तौर पे हो सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रिंसिपल कौन हुआ? राज्यपाल। अगर कप्तान कमज़ोर हो तो टीम बिखर जाती है, वैसे ही मुख्यमंत्री अगर कमज़ोर हुआ तो पूरी सरकार बिखर सकती है। नेतृत्व, लीडरशिप का महत्व और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उसके प्रभाव। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लघुरात्मक या निबंधात्मक कहीं ना कहीं तो ये जरूर आएगा। नेतृत्व का अर्थ समझते हैं। देखिए, विचार, संगठन, जन आकर्षण व नीति निर्धारण। भाई नेतृत्व सिंपल वे हम क्या कहना चाहिए? भाई आज कोई एक क्लास का कैप्टन है या फिर एक टीम का कैप्टन है, समझिए। टीम का कैप्टन कैसे लीडर बन रहा, वो लीडरशिप कैसे आई उसमें, वो क्या ऐसा काम कर रहा है कि वो लीडर बन गया। तो उसने भाई सबके साथ कॉन्वर्सेशन की, सबके साथ उसका जो कनेक्शन है वो अच्छा है, वो सबके विचारों को समझता है, वो जन आकर्षण का केंद्र है कि भाई वो एक तरह से सबको अट्रैक्ट करता है। दूसरा, उसकी नीति निर्धारण, यानी कि उसका जो कह सकते हैं प्लान बनाने का तरीका है, प्लानिंग है, वो बहुत अच्छी है। उसका एग्जीक्यूशन यानी कार्य करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक चमकदार नेता कैसे भीड़ को प्रेरित कर सकता है। जैसे कि किसी खेल का कप्तान जो टीम को जिताता है, वो सबका दिल भी जीत लेता है। हमारे देश में नेहरू, इंदिरा या मोदी जैसे नेताओं ने बड़े बदलाव लाए। अच्छे नेतृत्व से नीतियां बनती है, कमजोरी पर अस्थिरता आती है। क्या कहा मैंने? हमारे देश में नेहरू, इंदिरा, मोदी जी जैसे नेताओं ने बड़े बदलाव लाए। अच्छे नेतृत्व से नीतियां बनती हैं और कमजोर से अस्थिरता आती हैं। नेतृत्व राष्ट्र की दिशा और राजनीति के स्वरूप को आकार देता है। राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में महत्व बताइए। तो देखिए, राजनीतिक दलों में सीधी बात है, लोकतंत्र में बहुत महत्व होना ही है। इसको अगर हम सिंपल वे में पढ़ें तो ऐसे पढ़ सकते हो आप कि हमें चुनाव में जो है दल वही होते हैं जो हमें चुनाव में विकल्प देते हैं। वे विचार को इकट्ठा करते हैं, सरकार बनाते हैं और गलतियों पर सवाल उठाते हैं। बिना पार्टियों की लोकतंत्र अधूरा है। अगर पार्टियां ही नहीं होंगी तो लोकतंत्र होने का क्या फ़ायदा? आप किसको कहोगे कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो? कोई पार्टी होगी वही तो सॉल्व करेगी, वही तो आगे इसको लेकर के जाएगी सरकार तक। तो अलग अलग पार्टियां होनी ज़रूरी है। आज कंपटीशन नहीं होगा तो जो सबसे टॉप पे बैठा है वो क्यों मेहनत करेगा? वो तभी मेहनत करेगा जब उसे दिखाई देगा कि हाँ कंपटीशन है। तो कंपटीशन होना ज़रूरी है, अन्य राजनीतिक दलों का होना भी ज़रूरी है, जिससे गलतियां सामने आए और सुधार भी जल्दी हो। आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, आतंकवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी एक प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक उद्देश्य के लिए भय, हिंसा व दहशत का प्रयोग
आतंकवाद कहलाता है। भाई किसी भी तरीके से आप भय, हिंसा और दहशत का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आतंकवाद है। प्रमुख कारण क्या है? हताशा और अन्याय। अगर मान लीजिए किसी वर्ग पर हताशा की जाए, अन्याय किया जाए, तो वो अंत में परेशान होकर के शायद आतंकवादी बन जाए, वो वर्ग कोई ऐसी गतिविधि कर बैठे। तो ये जो चीज़ें हैं, अवैध शस्त्र, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता, ये प्रमुख कारण है आतंकवाद का। और उसके प्रति चुनौती और प्रभाव क्या रहा कि मानव जीवन आर्थिक विकास पर संकट आ गया, सामाजिक ध्रुवीकरण हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी दबाव भी पड़ गया। देखिए कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम इसे कि आतंकवाद ऐसा है जैसे कि गांव में कुछ लोग जानबूझकर दरिंदगी कर देते हैं। सब लोग डर जाएंगे, व्यापार रुक जाएगा, समाज टूट जाएगा। अगर ये लोग नाकामियों में अन्याय या बाहरी मदद की वजह से हिंसा अपनाते हैं, इसलिए सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास और सामाजिक न्याय भी जरूरी है। ये एक जटिल समस्या है और इसके लिए हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उन्नत करना होगा। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। सेक्युलर यह वर्ड आपने बहुत सुना होगा क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में ये बहुत यूज होता है। क्या है सेक्युलरिज्म? देखिए पंथ निरपेक्षता ऐसी बातें हैं जैसे स्कूल में कोई धर्म ना हो, स्कूल हर बच्चों को बराबर ट्रीट करती है, किसी के त्योहार मान्यताओं पर भेदभाव नहीं होता, राज्य भी वैसा ही करता है, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता पर सबको अपने धर्म का अभ्यास करने का अधिकार देता है। ठीक है भाई, पंथ निरपेक्ष स्पेशली जैसे समानता असमानता की बात करते हैं, समानता की ही बात हो रही है बट स्पेशली सिर्फ धर्म के लिए। जब धर्म की समानता की बात हो तो हम उसे पंथ निरपेक्षता कहेंगे। पंथ निरपेक्षता राज्य तटस्थता और धार्मिक समानता दोनों को सुनिश्चित करने का सिद्धांत है। ठीक है, आरक्षण की राजनीति पर एक निबंध लिखेंगे हम, ये आपके बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है। क्या आएगा कि आरक्षण क्या है? आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है। ठीक है, पर राजनीति में वोट बैंक उपकरण ही बन गया। कैसे बना कि भाई लोगों का वोट बैंक, आप आरक्षण बढ़ा दो और जिनको आरक्षण मिला है वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो ये वोट बैंक की राजनीति भी बन गई है। राजनीतिक व्यवहार कैसा रहा? सत्तारूढ़ दल आरक्षण मुद्दे को वोट बैंक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। लाभार्थी समूह संगठित होकर अपने हितों के लिए लॉबी कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। मंडल प्रभाव क्या रहा इसका? मंडल आयोग 1990 के बाद ओबीसी, ठीक है, आरक्षण और राजनीति में नया विमर्श। तमिलनाडु जैसे राज्यों में आरक्षण का विस्तार हुआ और राजनीति पर प्रभाव पड़ा। पक्ष और विपक्ष, समर्थक समावेश व राजनीति प्रतिनिधित्व बढ़ा। और आलोचक क्या कहते हैं कि जाति आधारित राजनीति व विभाजन बढ़ गया है। मैं इसका समर्थन भी है कि हाँ, पिछड़े वर्गों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहीं पे इसकी आलोचना भी है कि वो जो समर्थन मिल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। तो इसके प्रति सबकी अलग अलग विचारधारणाएं हैं। तो इसको हम अगर राजनीतिक वोट बैंक से देखें तो राजनीतिक वोट बैंक इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। भाषावाद। भाषावाद देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो यहाँ तो भाषावाद जैसी समस्याएं होनी थी ही। अब भाषावाद कैसे है? तो देखिए जो बहुभाषीय भारत है वहाँ 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं मान्यता वाली हैं, जिनमें डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो ये भी शामिल है। हिंदी वगैरह तो है ही, बट ये डोगरी, मैथिली ये भी शामिल है। प्रमुख मुद्दे हिंदी थोपन विरोध, भाषाई पुनर्गठन, राज्य सीमाओं पर विवाद, उत्तर दक्षिण भावनाएं। भाई उत्तर दक्षिण भावनाएं मतलब उत्तर के अंदर ज़्यादातर हिंदी बोली जा रही है, दक्षिण के अंदर कन्नड़ और तमिल इनको बोला जा रहा है, इंग्लिश बोली जा रही है, और उत्तर के अंदर थोड़ा सा मराठी है, हिंदी है, ज़्यादातर हिंदी ही है। तो उनके बीच में जो भावनाएं हैं वो क्लैश कर रही हैं। भाषाई पुनर्गठन हो रहा है, राज्य सीमाओं पर विवाद हो रहा है। जैसे कि अभी आपने इंस्टाग्राम पे इन पे थोड़ा देखा होगा कि किस तरीके से मराठी भाषा के लिए थोड़ा सा भी
चल रहा था इंस्टाग्राम पर कि हिंदी और मराठी के बीच में क्लैश हो गया था। तो सभी भाषाएं समान हैं और सभी को अपनी अपनी भाषा में बोलने का पूरी स्वतंत्रता है। आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते और सभी भाषाएं उन्नत हैं, सभी भाषाएं उचित हैं। अपने आप में वो भाषाएं एक क्या कहते हैं, फीलिंग्स रखती हैं, इमोशंस रखते हैं। प्रभाव, राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक आंदोलन व असंतोष, स्थानीय पहचान की मजबूती। देखिए, इसको हम अगर ऐसे समझें कि भाषा भारत की पहचान का केंद्र है, पर भाषा आधारित राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पर दबाव डाल सकती है, इसलिए संवेदनशील समन्वय जरूरी है। अब एक ही भाषा पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, कोई ना कोई वर्ग ऑफेंड हो सकता है राजनीतिक तौर पर। कोलिजियम व्यवस्था क्या है? कोलिजियम व्यवस्था ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों का समूह है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी सिफारिश करता है और संवैधानिक उल्लेख नहीं है इसमें। ये भाई संविधान में कहीं नहीं लिखा गया कि कोलिजियम जैसा कुछ होगा, बट कोलिजियम बनाया गया है। और इतिहास 1998 के निर्णयों में स्वरूप प्रकट हुआ था। ये 2014 NGAC प्रयास के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NGAC को असंवैधानिक कर दिया। अतः वर्तमान में कोलिजियम व्यवस्था लागू है। ठीक है, इसमें जजों का चुना हुआ नियंत्रण होता है, वो बना हुआ रहता है। और इसे समझें तो ऐसे समझ सकते हो आप कि स्कूल में सबसे सीनियर टीचर तय करते हैं कि कौन नया टीचर बनेगा। समझे? सबसे सीनियर टीचर ही, वैसे ही सबसे सीनियर जज तय करेगा कि कौन नया जज बनेगा। यह बेहतर है क्योंकि वे समझते हैं कि कौन अच्छा पढ़ा सकता है। पर अगर कोई बाहरी माता पिता कहे कि हमें भी बोलने दो, तो विवाद तो पैदा हो गई। कोलिजियम व सरकार के बीच यही टकराव चलता है, स्वायत्ता बनाम जवाबदेही। भाई इसमें होता क्या है, सबसे सीनियर वाले ने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये जज बनेगा। अब वो जज अगर सरकार के खिलाफ बोल दे तो सरकार चाहती है कि नहीं इसे हटाओ, और हटाएगा कौन? कोलिजियम ही हटाएगा। और कोलिजियम में सिर्फ वरिष्ठ जज बैठते हैं, तो इनके बीच में क्लैश हो जाता है, इनमें वो लड़ाई सी हो जाती है कि हाँ सरकार हटाने को कह रही हो, हाँ हम इसे हटा नहीं रहे। आगे चलते हैं। भारत में जाति की राजनीति के प्रभावों पर विचार कीजिए। तो देखिए, भारत में जाति की राजनीति जो है वो कैसी है? वोट बैंक राजनीति है, सीधे से मैंने आपको पहले बताया। जाति आधारित दल है, विभाजन, समाज में संघर्ष हुआ, नेतृत्व हुआ, एंड सामाजिक न्याय बनाम जातिवाद। जाति राजनीति में इसको इस तरह समझिए आप, जाति राजनीति दो धारी तलवार है। इससे कई पिछड़े वर्ग आगे आए, पर साथ ही समाज अलग थलग खेमों में बंट गया। जैसे दवा अगर सही मरीज को मिले तो फायदा तो होगा, लेकिन अगर गलत तरीके से मिले तो बीमारी बढ़ भी सकती है। तो यही है जाति आधारित राजनीति। धन विधेयक, ये धन विधेयक क्या है तो इसको भी समझते हैं अपन। देखिए, धन विधेयक करों का आरोपण है, परिवर्तन है, राजकोष का उपयोग, उधार आदि से संबंधित प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष देता है। राज्यसभा केवल 14 दिनों में सुझाव लौटाती है, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती। फिर वित्त विधेयक क्या है? धन से संबंधित पर बहुधा और विस्तृत प्रावधान है। यह सभी विषयों को समाहित कर सकता है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, परंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। देखिए, इसको इस तरह समझिए कि धन विधेयक क्या है। मान लीजिए किसी को लोन लेना है, ठीक है, तो एक तरह से पैसे अलॉट हो रहे हैं, उसको धन विधेयक है। और वित्त विधेयक जब आपका ये बजट घोषित होता है तो वो वित्त विधेयक होता है, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना धन निकलेगा। ओके, ये सारा कंट्रोल लोकसभा के हाथ में होता है। ओके, अब हमारा सारा का सारा लघुत्मक प्रश्न हो चुका है। अब हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों के ऊपर। तो अभी तक मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आपको कैसे लग रहे हैं नोट्स। और अब निबंधात्मक प्रश्न में हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर ही बात करने वाले हैं। कई देर से मैं देख रहा हूँ लाइव चैट में ये चल रहा है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ही हैं सारे। आपकी जो सोर्सेज हैं, आप जिनसे पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपके पास माध्यम है, उनमें
60-70 प्रश्न दिए गए हैं, बट यहाँ पे हमने आपको टोटल 25-30 प्रश्न ही कराए हैं। वो 25-30 प्रश्नों को आप अच्छे से कीजिए, याद कीजिए, और एक बार ये क्लास खत्म होने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही दोबारा देखिए। कैसे देखना है, वीडियो को म्यूट कीजिए और खुद वो जो नोट्स आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, आए जा रहे हैं, उनको पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, जिससे आपको ये शब्द याद हो जाएंगे और कल जब आप पेपर को लिखेंगे तब वो शब्दों को यूज़ करते हुए आप पूरा एक आंसर बना सकते हैं। समझी बात? तो चलिए आगे चलते हैं निबंधात्मक प्रश्न की तरफ। सबसे पहला हमारा निबंधात्मक प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए, लिखित व विस्तृत संविधान है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, संघीय लेकिन एकात्मिक सुझाव भी है इसमें। फिर आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है संसदीय शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री की नेतृत्वकारी भूमिका है, संसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मों को समान दर्जा मिला है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार मिलते हैं सभी को, नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है, उनकी रक्षा की स्वतंत्रता मिलती है। फिर नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, आपातकालीन प्रावधान भी हैं, संशोधन की प्रक्रिया भी है। क्या है? कठोर और लचीली होने के कारण हम संशोधन कर सकते हैं संविधान में कभी भी। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सभी वयस्कों को उनको वोट देने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। तो क्या विशेषताएं अगर हम समझाएं अपनी भाषा में तो इस प्रकार समझिए कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें लगभग हर समस्या का समाधान है। यह संघीय ढांचे पर आधारित है, लेकिन असली शक्ति केंद्र के पास है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और धर्मनिरपेक्षता जैसी विशेषताएं हैं। संशोधन प्रक्रिया इसे समय के साथ बदलने की सुविधा देता है। कुल मिलाकर भारतीय संविधान लोकतंत्र और एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। समझे मेरी बात? इन नोट्स को अच्छे से याद कीजिएगा, पढ़िएगा क्लास होने के बाद में। एक बारी में समझ में नहीं आता है, मैं समझता हूँ, और कल ही एग्जाम है तो थोड़ा प्रेशर वो भी बना हुआ है आपके ऊपर। ठीक है, भारतीय संविधान की सभा के समक्ष प्रमुख घटनाएं क्या आई थी? जब वो ये अपने संविधान सभा गठित हुई थी, संविधान बना रहे थे, तो देश का विभाजन हो गया था। ठीक है, हिंसा, दंगे, लाखों शरणार्थी घूम रहे थे, दंगे हो रहे थे। शरणार्थियों की समस्या क्या थी कि करोड़ों लोगों का पुनर्वास हो रहा था, कोई कहाँ से आ रहा था, कोई कहीं से जा रहा था। आर्थिक संकट क्या हुआ भाई? उस वक्त गरीबी, बेरोजगारी भी हो गई, कृषि की कमजोरी हो गई, क्योंकि भाई मैकेनिज्म बहुत बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे, जिस वजह से कृषि हो गई कमज़ोर। और जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इतने सालों का शोषण था अंग्रेज़ों का, उसके कारण गरीबी और बेरोजगारी भी आ गई। सामाजिक असमानताएं बढ़ गई, धार्मिक तनाव आ गए, हिंदू मुस्लिम मतभेद होने लगे, लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो एक तरह से बिगड़ गया था, और एकता और अखंडता में कमी आ गई थी। विभिन्न भाषाओं और जातियों के बीच अब क्लैश हो रहा था, दंगे हो रहे थे, और उनको जोड़ना बड़ा ही मुश्किल था। और इतने बड़े विविधतापूर्ण देश को एक लोकतांत्रिक ढांचे में ढालना बहुत कठिन था। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने पूरे देश को एकता और लोकतंत्र के सूत्र में बांध दिया था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा स्पष्ट कीजिए। देखिए, संविधान की आत्मा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो अपने आप में एक कह सकते हैं पूरी बुक को डिस्क्राइब करता है। हमारे बुक का नाम क्या है? भारतीय संविधान। तो देखिए, प्रस्तावना का महत्व, संविधान का आरंभिक वक्तव्य, न्याय क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी, स्वतंत्रता, विचारों की, समानता की, अभिव्यक्ति की, धर्म और विश्वास की, रक्षा की, हर चीज़ की स्वतंत्रता है, समानता है, अवसर, उनके अधिकार हैं, और बंधुता की बात करें तो भाईचारा, एकता की भावना है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता द्वारा चुनी गई सरकार आती है। और संविधान की आत्मा क्या है? पूरे संविधान में सार छिपा हुआ है। संविधान की आत्मा अगर कहें तो न्याय ही संविधान की आत्मा है।
इसको अगर ऐसे समझें अपन कि जो प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, ये बताती है भारत किस आदर्श और सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। मौलिक अधिकार अर्थ, देखिए नागरिकों के बुनियादी अधिकार हैं 6 प्रकार के अधिकार हुए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। महत्व क्या है? नागरिक की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आप कभी भी जा सकते हो अगर इसका शोषण होता है तो धर्म मानने की आज़ादी है, शिक्षा का अधिकार है, बराबरी और शोषण से सुरक्षा मिलती है। ये सब मौलिक अधिकार हैं। अगर सरकार या कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करे तो नागरिक अदालत में जाकर न्याय पा सकता है। इसी से हर नागरिक को भरोसा मिलता है कि उसका लोकतंत्र मजबूत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों की प्रगति और महत्व। देखिए प्रकृति क्या है इसकी प्रकृति है संविधान के अनुच्छेद 36 और 51 में, यानी 36 से लेकर 51 में इसका डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको बताया गया। अवधारणा क्या है? आयरलैंड से ली गई है। भाई अवधारणा कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले सबको। और मुख्य तत्वों की बात करें तो गरीबों के कल्याण की व्यवस्था है, समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। सरकार के लिए दिशा निर्देश है, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। तो देखो क्या है ये कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शक दीपक की तरह है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें क्या क्या करना है। उन्हें समानता बनाए रखनी है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है। परंतु इन चीज़ों की वो शिकायत लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते। आगे चलते हैं अपन। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, कि भाई केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच में क्या संबंध है। संबंध मैं बताता हूँ आपको कि भाई 3 सूचियाँ तो आपने पढ़ी होंगी, केंद्र, राज्य, समवर्ती। इन सूचियों में बताया गया है कि केंद्र को क्या कार्य करना है, राज्य को क्या कार्य करना है, और समवर्ती सूची यानी दोनों मिलकर के क्या कार्य करेंगे। तो केंद्र का प्रभुत्व है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, और विवाद समाधान कैसे होता है? संविधान और न्यायपालिका में अगर उनके बीच में कोई विवाद हो जाए तो न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करते हैं, सारी शक्ति केंद्र के अंदर है, और राज्यों को केंद्र का आदेश भी मानना पड़ेगा। और केंद्र उनके राज्यों पर नज़र रखता है, उनके कार्यों पर नज़र रखता है, उनसे रिपोर्ट लेता है, और उनकी नीतियों की योजनाएं उनसे पूछता रहता है, उनकी हेल्प भी करता है, सहयोग करता है। जरूरत पड़ने पर राज्यों के निर्देश को बदल भी सकता है, और एकता और अखंडता बनाए रखने में कार्य करता है। बस 10-15 मिनट की क्लास हो रही है, लगभग 10 मिनट की क्लास बची है, जिसमें हम कुछ बच्चे भी निबंधात्मक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं वो इस पर कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। देखिए भारत के राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं? क्या कार्य है? संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना, लोकसभा भंग करने की शक्ति रखना, हर विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, अध्यादेश जारी करना, संसद न होने पर, ठीक है, संसद को असंबोधित करना। देखिए संसद को संबोधित भी कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, और जो भारत के राष्ट्रपति है सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, आपातकालीन शक्तियां रखता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वही करता है। प्रधानमंत्री की भूमिका। देखिए प्रधानमंत्री की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है, सभी नीतिगत निर्णय उसकी अध्यक्षता में होते हैं, मंत्रालयों का समन्वय करता है, देश की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीतियां तय करता है। विदेशी नीतियां कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद को दिशा कौन देगा? प्रधानमंत्री। लोकसभा में सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन है? प्रधानमंत्री। और विपक्ष के सवालों और आलोचनाओं का उत्तर कौन देता है? प्रधानमंत्री। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में केंद्रीय भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री। बहुमत दल का नेता कौन? प्रधानमंत्री। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र जी मोदी।
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और भूमिका। देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है सर्वोच्च न्यायालय का काम, और कोई भी नागरिक वहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहाँ पर अपनी कह सकते हैं केस फाइल को लेके जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि अगर कोई ऑर्डर पहले से दे दिया गया है उसके ऊपर आप वापस काम करवा सकते हैं। कोई ऐसा संविधान है, कोई ऐसा नियम है, उस पर दोबारा जांच होनी चाहिए, तो आप न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उस कानून को रद्द करवा सकते हो, उस पर दोबारा जांच करवा सकते हो। संघीय विवादों का निपटारा करता है, सलाहकारी भूमिका भी निभाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी बात पर सलाह मांग सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, अभी मैंने क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन, अगर कोई नियम ऐसा है जो पहले से बना हुआ है या बन रहा है, उस दौरान आप उससे जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उस पर एक कमेटी बनाता है, कमेटी उस पर जांच करती है, उस पर रिपोर्ट बनाती है कि जो नियम है वो लागू होना चाहिए या फिर उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए या कि नहीं। इस आधार पर वो जो नियम है वो रद्द भी किया जा सकता है, और संविधान का मूल ढांचा सुरक्षित है कि नहीं ये भी इसको करना होता है, चेक करना होता है। अदालत संसद की नीतियों पर सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है, और सिर्फ ये देख सकता है कि कानून संविधान से मेल खाता है या नहीं, कि भाई आपने कोई कानून बनाया बट उस संविधान से मेल खा रहा है कि नहीं, यानी लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा कहीं, वो चेक करता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और स्थिति। देखिए, मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख है, मंत्रिपरिषद का नेता है, सभी विभागों का समन्वय करता है, गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह देता है, राज्य की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक नीतियाँ तय करता है, विकास योजनाओं और बजट की दिशा निर्धारित करता है। भाई, राज्य का बजट कौन डिसाइड करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। और बहुमत दल का नेता भी है, विधानसभा की बहुमत दल का नेता। एंड विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव भी जो होता है वो इनकी भूमिका में ही होता है। विपक्ष के सवालों का कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री देगा, मतलब सेम टू सेम प्रधानमंत्री की तरह ही होगा। नेतृत्व के बारे में हमने पहले भी बात की थी, इंपॉर्टेंट है, तभी निबंधात्मक में दोबारा इसको लेकर आया हूँ कि यह केवल आदेश देना नहीं बल्कि लोगों के मन और दिल को जीतना है। क्या है नेतृत्व? नेतृत्व वह है जो लोगों को प्रेरित करता हो, उन्हें किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लेकर जाता हो। दृष्टि और लक्ष्य, नेता के पास भविष्य की स्पष्ट सोच होनी चाहिए, प्रेरणा देने की क्षमता होनी चाहिए। नेता लोगों को प्रेरित करके कठिनाइयों में भी आगे बढ़ा सके, मोटिवेशन करता हो। निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर सही निर्णय लेना। ईमानदारी और निष्ठा, नेता भरोसेमंद और ईमानदार हो। राजनीतिक नेतृत्व, देश व राज्य का नेतृत्व करता हो और समाज सुधार और सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करता है। यानी नेतृत्व, लीडरशिप होनी चाहिए उसमें। क्या है लीडरशिप? लीडरशिप आप सब समझते हैं ना। निर्वाचन आयोग की भूमिका, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए, निर्वाचन आयोग क्या है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठन हुआ इसका। स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था, कार्यपालिका से अलग है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, इनका कार्यकाल सुनिश्चित होता है, सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और भाई इलेक्शन कमीशन है, आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन भाई क्या काम करता है? चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव का खर्चा डिसाइड करता है, और जब चुनाव शुरू हो जाता है तब आचार संहिता लागू करता है कि कोई भी फिर आप प्रमोशन नहीं कर सकते अपनी पार्टी का जब आचार संहिता लागू हो जाती है। और नागरिकों के जो मतदाता के अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखता है। मतदाताओं को किस तरीके से जागरूक करना है वो ये सुनिश्चित करता है। तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और कौन कौन सी पार्टी खड़ी हो सकती है, कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, कि जो कार्य संभालना है ये निर्वाचन आयोग करता है कार्य। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। इस क्लास में आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं ये बताइएगा। एंड इस क्लास में आपको लगभग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए गए, बट एक बार फिर हम आपको बता दें कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको हमारा मॉडल PDF मिल जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने पहले भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराए हैं एक पोस्ट के तौर पर, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक मिल रहा है।
तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमें फॉलो कीजिए। और इस क्लास में आपको कैसा लग रहा है, हमारे नोट्स कैसे लग रहे हैं, वो सभी लाइव चैट में बताइए। लाइव चैट खत्म होने के बाद में भी कमेंट्स खुल जाता है, तो आप उस कमेंट में भी करके जाइएगा, बताइए के जाइएगा कि कैसा आपको क्लास लग रहा है। ठीक है, और कल की पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। एंड सुबह पेपर देने जाएं उससे पहले एक बार दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 का रिवीजन कर लीजिएगा याद से, जिससे कि आपका पेपर और भी बेहतर होगा। डेफिनेटली कल आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ओके, धन्यवाद। MGSU मित्र थे।